बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने शुरू किया था जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसके थोड़े से बैकग्राउंड पर अगर हम नज़र डालें तो हमने कहा था कि हेड्स ऑफ इनकम असल में हमारा सिलेबस का मेन कंटेंट है। हेड्स ऑफ इनकम कहाँ लिखे हैं? सेक्शन 11 के अंदर लिखे हैं। कौन कौन से हेड्स ऑफ इनकम है? सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम, और इस हेड का नाम हमने रखा था रेजिडुअल हेड है, यानी जो इनकम कहीं फिट नहीं होगी वो यहां आ जाएगी। अब हम सीखना शुरू हुए हैं कि इनकम फिट कैसे होती है। इस वक्त हम सीख रहे हैं कि कौन सी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फिट हो रही है। ठीक है ना। साथ ही हमने कहा कि जब भी हम किसी हेड ऑफ इनकम को पढ़ेंगे तो हमें चार बातें पढ़नी है। नंबर 1, स्कोप। स्कोप से पता चलता है कि ये इनकम कहां फिट होती है। ठीक है ना। लॉ के पास दो तरीके हैं स्कोप बताने के, या तो बता दिया जाए क्या चीज इस इनकम में आएगी, या बता दिया जाए क्या नहीं आएगी। फिर डिडक्शन अलाउड, कौन से खर्चे माइनस होंगे, इसका भी दो तरीका है। या बता दिए जाए कौन कौन से अलाउड होंगे, या बता दिए जाए कौन कौन से अलाउड नहीं होंगे। अभी इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम यहां तक उम्मीद है कि पहुंच जाएंगे। बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, गवर्नमेंट ने टैक्स कब लेना है? जब मुझे पैसे मिल जाएंगे, जब मेरे से टैक्स डिमांड हो रहा है, या जब मेरे अक्रू हो जाएंगे जब डिमांड हो रहा है। गवर्नमेंट इन दोनों तरीकों से डिमांड करती है। इसलिए कुछ हेड ऑफ इनकम के कुछ चीज़ें कैश बेसिस पर और कुछ चीज़ें अक्रूवल बेसिस। इसलिए हमें ये अलग से पढ़ना पड़ता है, नोट करना पड़ता है कि यार ये वाली इनकम कैश बेसिस पर है या अक्रूवल बेसिस पर है। और आखिरी बात कि क्या ये एनटीआर में जाएगी या एफटीआर में जाएगी। अभी इसके ऊपर डिटेल हम गुफ्तगू अभी आगे चल के करेंगे। फिर हम कल पढ़ रहे थे जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, द रेंट रिसीव और रिसीवेबल। फिर आपको मैंने बताया जब लॉ ऐसे कहे रिसीव और रिसीवेबल तो इसका मतलब होता है अक्रूवल बेसिस। फर्ज कर लेते हैं, अभी एक लम्हे के लिए रुककर फर्ज कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने रेंट जो है वो रिसीट बेसिस पर सिर्फ करना था टैक्स, तो फिर वर्डिंग होनी थी रेंट रिसीव बाय अ पर्सन फॉर टैक्स ईयर। जैसे मैं अभी जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए बोल रहा हूं, जब आप सैलरी पढ़ेंगे, सैलरी का हेड पढ़ेंगे तो लॉ कहेगा कि सैलरी रिसीव बेसिस पर टैक्स होगी। मतलब अगर मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे सैलरी पे नहीं की तो मैंने भी गवर्नमेंट को फिलहाल टैक्स पे नहीं करना। सैलरी मुझे मिलेगी तो मैंने टैक्स पे करना है। लेकिन लॉ कह रहा है कि नहीं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का ये उसूल नहीं है। मुझे टेनेंट से रेंट मिला है या नहीं मिला, मैंने उसका टैक्स पे करना है। क्यों? वर्डिंग क्या आ रही है? रेंट रिसीव और रिसीवेबल बाय अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर अदर देन रेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। इस लफ्ज से ये लगा कि जैसे हर चीज के रेंट की जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहां तो लिखा है रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन फॉर टैक्स ईयर। किसका रेंट? कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है सब चीजों का रेंट। इसका मतलब है, लेकिन अगर ये मतलब नहीं है तो फिर क्या करें? फिर रेंट को डिफाइन कर लें। तो लॉ ने यही किया। इस फिक्रे को देखकर तो लग रहा है कि अगर मैं मोटरसाइकिल भी रेंट पर दूं तो वो यहीं आएगी, मैं जनरेटर भी रेंट पर दूं तो वो यहीं आएगा, मैं कोई कैटरिंग वाला सामान कैटरिंग का रेंट पर दे तो वो भी यहीं आएगा। अभी तो फिक्रे का ये मतलब है। मीनिंग चेंज कब हुआ? जब लॉ ने कहा कि नहीं 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 यार ठहर जो, रेंट का वो मतलब नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तो उन्होंने क्या किया? रेंट की डेफिनेशन उठाकर सेपरेट कर। उनका रेंट मीन्स एनी, पहली मीन्स वाली डेफिनेशन आ गई। इसका मतलब है रेंट का बस आज के बाद यही मीनिंग है इस लॉ के अंदर। इस लॉ के अंदर, सब लॉज के अंदर नहीं, पूरे मुल्क में नहीं। जब हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो रेंट का ये मतलब है। इवन जब हम सेल टैक्स पढ़ रहे होंगे तो रेंट का ये मतलब नहीं होगा। हो सकता है वो कोई अपना मीनिंग दे दें। रेंट मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ऑनर ऑफ द लैंड और बिल्डिंग एज कंसिडरेशन फॉर द यूज और, वो तो अल्फाज आ गए। उसने इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया
कि ना सिर्फ आम चीजों के रेंट निकल गए बल्कि लैंड और बिल्डिंग का भी सिर्फ ऑनर का रह गया। हम कहते हैं सब टेनेंट। कल भी एग्जांपल ले रहे थे, किसी शख्स ने क्या किया, कोई बिल्डिंग किराए पर ली और फिर उसे फर्दर किराए पर दे दिया। बल्क में चीज किराए, कोई पूरा प्लाजा खाली था, उसमें शॉप्स थी डिफरेंट। मैं गया, मैंने कहा कितने के किराए पे देना? उसने कहा जी 20 लाख रुपया महीने का। मैंने कहा जी डन हो गया। अब मैंने लोगों को इंडिविजुअल एक एक दुकान किराए पे देनी शुरू की। मेरा पूरा प्लाजा 20 लाख की जगह 30 लाख किराए पे चला गया। वो जो ऑनर रिसीव करेगा ना 20 लाख महीने का, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहलाएगा। जो मैं रिसीव करूंगा, फिलहाल इतनी बात समझ आई है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। कहां आएगी वो? जब हम पांचों हेड पढ़ रहे होंगे तो समझ आएगी बात। नहीं, टैक्स तो जिसकी इनकम है। इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसकी इनकम है उसने टैक्स देना है। लैंडलॉर्ड की इनकम है ना, उसने टैक्स देना। नहीं, उसने नहीं देना। यानी टैक्स, अच्छा देने से मुराद भी, मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर लें। एक है गवर्नमेंट को पैसे किसने देने हैं, ये बात अभी डिस्कस हमने करनी है। पैसे चार्ज किसको होने, कटने किसके हैं? ऑनर के। जैसे अब मैं इसको समझाने के लिए थोड़ा सा बात को डाइवर्ट कर लेता हूं। कोई शख्स राइज में हमारे पास जॉब कर रहा है, इनकम किसकी है? उस बंदे की जो हमारे से सैलरी ले रहा है, ठीक है ना। टैक्स किसने देना है? उस बंदे ने देना है, ठीक है ना। लेकिन एक लफ्ज़ है गवर्नमेंट को किसने जमा कराना है? गवर्नमेंट कहती है कि नहीं नहीं नहीं, राइज ने जब सैलरी देनी है ना, उसकी सैलरी में से पैसे काट कर ये गवर्नमेंट को जमा कराएं, बाकी के उसको दे दें। अब अगर देना से मुराद आप ये सोच रहे हो तो इस वक्त टैक्स राइज ने गवर्नमेंट को देना है, लेकिन ये राइज का खर्चा नहीं है। खर्चा किसका है? उस बंदे का। ये आपके पैसों में से काट कर जिम्मेदारी मेरी लग गई है, मैं ये जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। इसी तरह जो टेनेंट होगा ना, जैसे हम इसकी एग्जांपल ऐसे ले, जैसे राइज की ये बिल्डिंग किराए पर है ना, गवर्नमेंट ने हमें क्या रखा है कि उसके किराए में से पैसे काट कर गवर्नमेंट को हम जमा कराएंगे, बाकी का किराया उसको दे देंगे। तो इस सेंस में समझेंगे तो फिर हम दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे। बल्कि टैक्स देना किसको कहते हैं? जिसको चार्ज हो रहा हो, जिसका खर्चा बनेगा, ठीक है ना, ये मुराद है। तो टैक्स देना किसने है जी? ऑनर ने। फिर उसने कहा एंड इंक्लूड्स एनी फॉरफिटेड डिपॉजिट पेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। फॉरफिटेड डिपॉजिट को कल हमने समझा था कि अगर ये लैंड या बिल्डिंग हमने बेचने के लिए रख दी, किराए पे भी चढ़ी हुई है, ठीक है, और हमने कहा यार अगर कोई अच्छा गाहक मिला तो बेच देंगे, या हो सकता है बिल्डिंग किराए पर है ही नहीं, हम खुद रह रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ यार ये घर बेच के कहीं और घर बना लेते हैं। अब मैंने बेचने के लिए घर रख दिया, कोई बंदा आया, उसने इनिशियल टोकन मुझे दिया और फिर उसने डील कैंसिल कर दी। तो वो जो 10 लाख 5 लाख जितने भी आपस में तय हुए, वो जो उसूल के मुताबिक वो मेरे पास ही रह गए। दैट अमाउंट इज कॉल्ड फॉरफिटेड डिपॉजिट। ये अमाउंट कहाँ जाएगी? रेंट की डेफिनेशन में, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जिसे बयाना कहते हैं। अच्छा, बयाना थोड़ा सा एक और चीज़ होती है, एक होता है टोकन। बयाने के बाद नहीं पार्टी, बयाना बड़ी अमाउंट जा चुकी होती है। एक होता है टोकन, बात पक्की हो गई, 5 लाख रखो, हमारी आपकी बात पक्की हो गई। इसका उसूल ही है कि ताकि बात पक्की हुई है तो पक्की रहे भी, ठीक है ना। दैट इज फॉरफिटेड डिपॉजिट। इसका मतलब 2 चीजें होंगी जी रेंट में, एक रेंट और दूसरा, लेकिन किसका? ऑनर ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग। क्लियर होगी बात जी। फिर हमने कल एक बात और पढ़ी थी कि अगर कोई बंदा चालाकी करके रेंट एग्रीमेंट में रेंट कम लिख ले तो रूल था कि नहीं नहीं भाई, फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, उस पर रेंट लगेगा। यहां तक हम कल पहुंच गए थे। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं।
any rent received by a person against the lease of a building together with plant and machinery shall be chargeable under the head income from। अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्कोप कैसे डिफाइन होता है। कुछ चीजें बताई जाती हैं कि ये इसमें शामिल होंगी और कुछ चीजें निकाल दी जाती हैं। अभी क्या बताया गया, क्या शामिल होगा? रेंट भी और फोरफिटेड डिपॉजिट शामिल होगा, ठीक है ना। अब बताया जा रहा है कि यार अच्छा कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, क्या शामिल नहीं होगा। पहली बात, आप लैंड और बिल्डिंग के ऑनर हो तो ये चैप्टर ओपन हुआ। अच्छा जी, एक हमारी फैक्ट्री थी, लैंड भी हमारी, बिल्डिंग भी हमारी। अब वो फैक्ट्री हमारे से नहीं चल रही। एक तो था हम फैक्ट्री बेच देते, किसी ने कहा यार ऐसा करो बेचो नहीं, मुझे किराए पे दे दो। ऐसी बनी बनाई फैक्ट्री मुझे किराए पर दे दो। अब इसका मतलब है लैंड भी किराए पर गई, बिल्डिंग भी किराए पर गई, प्लांट एंड मशीनरी भी किराए पर चला गया। ये वो सिनेरियो है। ऐसे बनी बनाई फैक्ट्री किराए पर दे दें। ऊपर लिखा क्या है? एनी रेंट रिसीव बाय अ पर्सन अगेंस्ट लीज ऑफ ए बिल्डिंग, लीज का मतलब है किराए पर देना, टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी भी लगा हुआ है, shall be chargeable under the head income from। अब जो रेंट है वो कहता है इस हेड में नहीं जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं रहा। सॉरी, एनी रेंट रिसीव्ड, बिल्कुल ये रिसीव्ड बेसिस पर, शाबाश, वेल डन। एनी रेंट रिसीव्ड और फिर ये रिसीट बेसिस पर टैक्स होगा। अब लॉ की बारीकियां जो एग्जाम में हमें तंग कर रही होती है ना, वो क्या है? अब कंफ्यूज करने का तरीका क्या है? मैंने कहा जी मेरी एक फैक्ट्री थी, अब बच्चे ने रटा लगाया हुआ है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया। उसने कहा जी यार फैक्ट्री जो है ना वो कहाँ जाती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नहीं, ये तो नहीं पढ़ा रहे आपको, ये नहीं पढ़ा रहे। क्या पढ़ा रहे हैं? फैक्ट्री का रेंट कहां जाएगा? अब जरा बारीकी समझें। अगर फैक्ट्री किसको कहते हैं? इसीलिए लॉ ने उसको ना क्लियर किया। उसने कहा जी अगर प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पर दी जाए, अगर एग्जामिनर कंफ्यूज करता है ना, उसने एक सिनेरियो बनाया। उसने कहा जी एक फैक्ट्री थी, चल नहीं रही थी, बंदे ने प्लांट एंड मशीनरी बेच दी और फैक्ट्री बिल्डिंग किराए पर दे दी। अब ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से कब निकली थी? अलोंग विद प्लांट एंड मशीनरी। ऐसे लॉ को असल में पढ़ना सीखना है हमने, एक एक लफ्ज से मीनिंग निकालने सीखने आप। On 1st July 2020, Fahim agreed to rent out his factory building along with due to COVID-19 crisis at a monthly rent of rupees 3,50,000. If only building was let out, it could be rented for। आपको याद है मैंने एक फिक्रा बोला था शुरू की क्लासेस में, अब इंशाल्लाह ग्रेजुअली हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं उधर। लॉ को हमेशा समझना है कि लॉ ने क्या बताया है, फिर अपने आप को समझाना है क्या नहीं बताया है। क्या बताया है वो ऊपर वाली लाइन में लिखा है कि अगर कोई बंदा प्लांट एंड मशीनरी के साथ अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग किराए पर दे दे तो फिर ये किराया कहाँ चला जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसके अलावा तो कुछ नहीं बताया। ये तो नहीं बताया। अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए मैंने सिनेरियो कैसे बनाया कि इकट्ठा किराए पर दिया 3.5 लाख का, अगर खाली बिल्डिंग देता तो 2 लाख की, ताकि बच्चे का ध्यान इधर जाए कि ऊपर का 1.5 लाख किधर जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, वो सॉरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। नहीं ये नहीं, लाने तो ऐसी कोई सेग्रीगेशन नहीं की। 3.5 लाख का 3.5 लाख ही किधर चला गया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ऐसे कंफ्यूज किया जाता है, वो जो नया ट्रेंड शुरू हो रहा है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम वही है, मैं रोज आपसे ये बात कर रहा हूं, प्रॉब्लम वही है कि इस ट्रेंड पर सवाल नहीं अवेलेबल थे, ठीक है ना।
अब इनका कंटेंट क्रिएट करना, जैसा एग्जामिनर क्रिएट कर, एग्जामिनर ने 6 महीने में एक पेपर के 6-8 सवाल बनाने हैं, और वो उसकी एक प्रोफेशनल लाइफ की एक बड़ी वो होती है कि उसका पेपर आए तो क्या बात है, लोग कहें यार मज़ा आ गया पेपर देख के। बच्चा नहीं है कह रहा था, बच्चा तो कुछ और कह रहा था, तो क्लास में नहीं बता सकते ठीक है ना। तो लेकिन बाकी प्रोफेशनल कहते हैं यार क्या बात है यार, क्या छा गया। अब ये काम बड़ी बारीकी का है, बड़ी मुश्किल का है। अब मैं कल निकला हूँ कॉलेज से, तो थोड़ा रश था सिग्नल पे, तो मैं फर्स्ट टर्म में मेरी बारी नहीं आई गुजरने की, तो मतलब मुझे सिग्नल पे 2 दफ़ा रुकना पड़ गया। अब मेरे दिमाग में एक बात सिग्नल पे खड़े हुए आ रही है कि यार ये वाला सवाल एक ऐसे बनाना चाहिए। बी लॉ का एक MCQs का जिक्र आया। अच्छा खैर मैं सोचता रहा, घर गया, मैंने असर नहीं पढ़ी थी, पहले मैंने असर पढ़ी, फिर बेटी से कहा बेटा मुझे मेरा लैपटॉप दे दो, मैंने काम करना शुरू किया। अब वो एक MCQ डिज़ाइन होना था। आज जब मैं आपकी क्लास पढ़ाने आया हूँ, इसके दरमियान मेरा गैप था, अभी भी मैं वही काम कर रहा था, वो कल से अब तक एक MCQ नहीं डिज़ाइन हुआ। अगर उतने कंफ्यूजिंग बातें डिज़ाइन करनी है तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एग्जामिनर ये पेपर आसानी से नहीं बनाता जो इस तरह का पेपर बनाता है। अब ये कंटेंट अवेलेबल नहीं है, और मैंने आपसे ये वादा किया कि इंशाल्लाह मेरा मिजाज इस तरह का है, मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आजकल काम कर रहा हूँ, तो आपको टैक्स में भी इस तरह, बी लॉ में भी इस तरह चीज़ें मिल रही होंगी। अब ये वो कन्फ्यूजन हैं जो एग्जामिनर एग्ज़ाम में क्रिएट करता है, तो फिर आपको लगता है कि यार ये क्या बात हो गई है। तो हम इंशाल्लाह इसे क्लासरूम से ही ऐसे ही देखना शुरू करेंगे। तो क्या हुआ जी, सारे का सारा किराया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला गया। कब? जब फैक्ट्री बिल्डिंग दे दी? नहीं, फैक्ट्री बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा अगर खाली लिखा हो फैक्ट्री बिल्डिंग दे दी है, अब हमारे पास ऑप्शन आ गई, हमारे पास ऑप्शन आ गई। अगर न्यूमेरिक क्वेश्चन में आई है बात, तो हम अजम्पशन लेंगे कि ये टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी है या विदाउट प्लांट एंड मशीनरी है। और अगर थ्योरेटिकली लिखना है तो फिर दोनों बातें बताएंगे कि अगर ये सिर्फ फैक्ट्री बिल्डिंग दी है तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगी, और अगर टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी दिया तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कंप्रीहेंसिव बात करके आएंगे, एक्सक्लूड हो गई। अच्छा जी, नाउ दूसरी बात लॉ क्या कह रहा है, यहां मैंने हिंट भी दे दिया, द होल अमाउंट इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फिर लॉ कह रहा है वेयर द रेंट इंक्लूड्स एन अमाउंट receive for the provision of amenities, utilities or any other service connected with renting of the building। क्या मतलब है इस बात का, इस अंग्रेजी का? वो कहता है अगर कोई बिल्डिंग ऐसे किराए पे दी जाए कि कहा जाए कि यार यूटिलिटीज हम पे करेंगे। यूटिलिटीज का क्या मतलब है? बिजली, पानी, गैस, या बिल्डिंग से रिलेटेड कोई और सर्विसेज, जैसे चौकीदार हमारा होगा जी, गार्ड हमारा होगा, बिल्डिंग की क्लीनिंग हम करवा कर देंगे। जैसे कमर्शियल बिल्डिंग प्लाजा वगैरह नहीं होते, जब आप कोई प्लाजा किराए पर लेते हैं तो कहते हैं यार ये बिल्डिंग का रेंट है, पर स्क्वायर फुट आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे सर्विसेज के। इसमें क्या मिलेगा जी? वो कहते हैं जी इसमें देखें बैकअप पर जनरेटर है, आपका गार्ड है, फलां है, लिफ्ट लगी हुई है। इसको लॉ क्या कह रहा है? Received for provision of amenities, utilities or other service connecting with renting of building. It shall be chargeable under the head income from। अब लैंग्वेज समझने का मिजाज पैदा करें, क्योंकि लॉ ना लॉजिक पे नहीं चलता कि आप कहें अच्छा अच्छा हाँ सर ऐसे हो रहा है ना तो ऐसे ही होगा। अभी हमने पीछे क्या किया है, सारी अमाउंट उठा के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, लेकिन यहां लॉ की लैंग्वेज कह रही है सारी अमाउंट की बात नहीं हो रही है, उस अमाउंट की बात हो रही है। इट शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड, इट किसके लिए लगा है? वेयर इनकम इंक्लूड्स अमाउंट रिसीव्ड। देखिए मैं एग्जांपल बनाता हूं तो आपको बात समझ आएगी। खान रेंटेड आउट हिज हाउस टू काशिफ अगेंस्ट द रेंट ऑफ पर मंथ
as per term 10,000 per month is charged against rendering of utility and other services. 75,000 किराया, 10,000 सर्विसेज का, टोटल कितने हो गए? 85,000। अब लॉ 85,000 को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले जाने की बात नहीं कर रहा, 10,000 को ले जाने की बात कर रहा है। बात समझ आ रही? पहले उसने कहा था सारी अमाउंट को ही उठा के ले जाओ किधर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लेकिन यहां कह रहा है नहीं, इस हेड में जो अमाउंट गई है सर्विसेज के हेड में, ये जाएगी किधर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, और जो 75,000 है ये कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। तो 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 7,80,000 रुपया चला गया किधर? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कैसे जाएगा? अब हमारा कितना रेंट लिया हमने जी? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। फिर यही मैंने लिखा हुआ है कि इस सर्विसेज के अगेन, अब हमारा बिजली का बिल भी तो आ रहा होगा ना, हमने गार्ड भी तो रखा होगा ना, वो कह रहा है यार ये हमारे पैसे खर्च हुए हैं, तो ये माइनस कर लेंगे। हमने इस सर्विसेज के नाम पर कितने पैसे लिए हैं? 1,20,000, और हमारे खर्च कितने हो गए हैं? 90,000। तो इनकम कितनी बनी? ऊपर के 30,000। ये 30,000 जा रहा है इनकम फ्रॉम, और ये 7,80,000 जा रहा है। बात समझ आ गई? अच्छा जी, दो बातें अभी तक हम कंक्लूड कर चुके हैं। प्रॉपर्टी में, इनकम में क्या चीज ऐड होगी? रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ ऑनर, एक। नंबर 2, फोरफिटेड डिपॉजिट। ठीक होगी बात? एक बात हमने पढ़ी कि अगर ये रेंट हम ले रहे हैं टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी तो सारे का सारा चला जाएगा, और अगर हमने बिल्डिंग किराए पर दी हुई है और उसमें कुछ एमिनिटीज यूटिलिटीज के पैसे ले रहे हैं तो ये पैसे सिर्फ उधर चले जाएंगे। ठीक होगी बात? अब आपको पता है जाहिर है ये एक नेचुरल जो हमारी लाइफ में ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी टैक्सेशन हो रही है ना। तो जब आप कोई बिल्डिंग किराए पर देते हैं या लेते हैं तो एडवांसेस का भी जिक्र आ जाता है। एडवांस के बगैर तो नहीं बिल्डिंग कोई किराए पर देता। कहते हैं यार अच्छा चलो समझते हैं, एडवांसेस दो तरह के हैं। वन इज नॉन एडजस्टेबल एडवांस एंड अदर इज एडजस्टेबल एडवांस। मसलन आप कोई कमर्शियल बिल्डिंग किराए पर लेने जाए ना तो आपको जो वो होगा ना प्रॉपर्टी डीलर, वो इस तरह की टर्म बोलेगा, सर ये बिल्डिंग 6+6 पर मिल रही है। अब आपको समझ ही नहीं आएगी कि यार ये क्या कह रहा है, या सर मैं वो 6+6 कह रहा है लेकिन मैं कोशिश करूंगा 4+4 पर मिल जाए। आप कह रहे यार मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आ रही। ये बात हो रही है, वो कह रहा है कि यार 4 महीने का रेंट आप हमें एडवांस देंगे और 4 महीने का रेंट आप हमें सिक्योरिटी के तौर पे देंगे। 4+4 का ये मतलब है, या 6+6 का ये मतलब है। इसका मतलब है एक ही वक्त में आप दो तरह के एडवांस दे रहे हो। जो सिक्योरिटी के तौर पर दे रहे हो ये नॉन एडजस्टेबल है, मतलब ये पैसे कब वापस मिलेंगे? जब आप घर खाली करोगे, मकान खाली करोगे, बिल्डिंग खाली करोगे। लेकिन ये जो वो मांग रहा है एडवांस रेंट, ये तो अगर मेरे से 6 महीने का एडवांस या 4 महीने का एडवांस मांग रहा है तो मैंने अगले 4 महीने रेंट भी तो नहीं देना ना। ये तो सिंपल ऐसे ही है कि जैसे कॉलेज आपसे कह रहा है कि जी एडवांस फीस दे दो, तो आपने दे दी तो फिर अगले महीने देनी भी तो नहीं है ना। लेकिन एक है सिक्योरिटी। हम इस वक्त ये वाली जो अमाउंट है ये तो इनकम में ही चली जाएगी ना, ये तो ऑटोमेटिकली यही तो हमारी रेंटल इनकम है ना। हमने सिर्फ एडवांस ले लिया तो इसमें कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पढ़ना चाह रहे हैं नॉन एडजस्टेबल एडवांस का क्या बनेगा। अब अकाउंटेंट की नजर से देखें, ये हमारी क्या है? ना करो, नवीद अंसारी साहब ने बड़ी मेहनत की है, शाबाश। कोई तो बच्चे को नवीद साहब का नाम सुन के शर्म आई। ये हमारे लिए तो लाइबिलिटी है ना। कस्टमर से एडवांस ले लें, कोई पैसे एडवांस ले लें तो हमारी लाइबिलिटी है ना।
अब ये हमारे पास पैसे पड़े हैं जो कि हमने वापस करने हैं, लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी इनकम तो नहीं होती ना, नॉर्मली लाइबिलिटी इनकम नहीं होती, लेकिन टैक्स के निज़ाम को हमने देखना है। वो कहता है कि नहीं भाई ये देखो ज़रा गौर करते हैं, इफ द एडवांस इज नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट मंथली रेंट देन इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम। वो कहता है तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम इसे इनकम समझते हैं। ये वजह है जिस वजह से आप इस क्लास में बैठे हुए हैं, वरना खाली अकाउंटिंग पढ़ते, अकाउंटिंग में प्रॉफिट तो एंड पे आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करना तो आप अकाउंटिंग में सीख रहे हो ना। प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉफिट को टैक्स वाला नहीं मानता। अगर कभी जिंदगी आसान हो गई और ये डिसाइड कर लिया जाए कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, जो अकाउंटिंग का प्रॉफिट आ रहा होगा उस पर टैक्स ले लिया करेंगे, तो फिर जाहिद कवि की क्लास तो खाली हो जाएगी, टैक्स तो पड़ेगा कोई नहीं। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो इनकम टैक्स ने क्या कर दिया, वो कहते नहीं भाई ऐसा एडवांस जो रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो रहा, यानी एडवांस विच इज नॉट एडवांस रेंट, तो फिर ये कौन सा एडवांस है? सिक्योरिटी। मसलन आप में से कई बच्चों ने हॉस्टल में सिक्योरिटी दे रखी होगी, वरना बच्चे क्या करते हैं, सीए छोड़ के जाते हैं ना तो अपना सामान भी छोड़ के चले जाते हैं, हॉस्टल वालों के पैसे भी नहीं देते। कहते नहीं यार इनसे कोई थोड़ी सिक्योरिटी रख लो कि जब आप भाई कमरा खाली करोगे तो ये पैसे आपको वापस कर देंगे। उस एडवांस का जिक्र हो रहा है, और इनकम टैक्स ने एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि इस एडवांस को हम क्या बना देंगे, इनकम बना देंगे। हालांकि ये इनकम है नहीं, लेकिन लॉ को इख्तियार है जो मर्जी कर दे। एडजस्टेबल एडवांस, इफ एडवांस इज एडजस्टेड अगेंस्ट देन इट विल बी ऑटोमेटिकली ट्रीटेड एज इनकम। इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर होगी बात जी? अच्छा जी, अब इनकम बनानी कैसे? नॉन एडजस्टेबल एडवांस, जिक्र इसका रह गया, दूसरा तो हमने यहीं रेड करके खारिज कर दिया कि तो ऑटोमेटिकली इनकम में जाएगा, इसे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखें लॉ क्या कह रहा है, नॉन एडजस्टेबल एडवांसेस, वो कह रहा है ऑनर ऑफ बिल्डिंग इफ टेनेंसी कंटिन्यू मोर देन, टेनेंसी का मतलब है किराएदार। वो कहता है अगर कोई किराएदार आपके पास आए और 10 साल से ज्यादा अरसे तक एक ही बंदा किराए पर बैठे रहे, आप समझे बड़ा अच्छा किराएदार मिला हुआ है, या वो समझे बड़ा अच्छा मालिक मकान मिला हुआ है, और कंटिन्यू रह रहा है ये रिलेशन, तो फिर क्या होगा? वो कहता है यार जो पहले 10 साल है ना, ड्यूरिंग 10 ईयर हम क्या करेंगे, जो आपने एडवांस लिया है ना उसकी 10 हिस्से बनाकर ना हर एक साल में 1/10 को इनकम बनाते जाएंगे। अब जरा टेक्निकल काम शुरू हो गया यहां से, मैंने इसलिए कल कहा था यहां से हमारा सिलेबस शुरू हुआ है। अब आपने देखना है कि आपको समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में जा रहा है, टीचर प्रैक्टिस करवा रहा है। अब गेज करने, पहले तो बेस बना रहे थे। 1/10 ऑफ अनएडजस्टेबल एडवांस शैल बी इंक्लूडेड इन इनकम ऑफ टैक्स पेयर। मसलन देखें, आपने एक बिल्डिंग का रेंट तय किया 1 लाख रुपया पर मंथ, एडवांस ले लिया 20 लाख रुपया, ठीक होगी बात? ये कौन सा एडवांस है? जब खाली एडवांस लिखा है तो हमने फॉरेन अजम्पशन ले ली, अनएडजस्टेबल एडवांस है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ठीक है। अब पहला साल आया, आपने इनकम कैलकुलेट करनी है, तो पहले हमने कहा जी 1 लाख का रेंट, 12 महीने किराए पर रही बिल्डिंग, तो कितना रेंट आ गया जी हमारे पास? 12 लाख रुपया। कहाँ चला जाएगा ये? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। लेकिन वो जो पीछे हमने पढ़ा था ना कि इस एडवांस को इनकम बना लेंगे, 20 लाख नहीं इनकम बनेगी, इसका 1/10, 10वां हिस्सा कितना आ गया? 1/10, 2 लाख रुपया इनकम बना दी। तो इनकम कितनी हो गई जी? 14 लाख रुपए हो गई।
ये बात लिखी हुई है, ठीक है। पहले साल 2 लाख ऐड हो गया, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, चौथे साल भी, पांचवें साल भी। अच्छा, इधर इंक्रीज आ रही होगी ना, सालाना रेंट आप इंक्रीज कर रहे होंगे। मतलब हम अज्यूम कर लेते हैं कि रेंट 10% बढ़ रहा था, तो अगले साल की टैक्सेशन हमें नजर आनी चाहिए कैसे। रेंट हो गया 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, कितना हो गया जी? निकाल लो कैलकुलेटर, है मैं इसीलिए देख रहा हूं तुम्हारी तरफ भाई। 13,20,000। लेकिन एडवांस तो उतना ही है ना, वो तो एक दफा दे दिया 20 लाख, तो वो 2 लाख अलग आ गया, वो 10%, तो ये हो गया 15,20,000। बात समझ आ रही है? ये वाली फिगर हो सकता है एनुअल इंक्रीमेंट लग रही हो रेंट में, बट दिस विल रिमेन सेम। जैसे जब आप आए थे तो हॉस्टल में अगर फर्ज कर ले आपने 20,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई थी, तो बस वो 20 ही पड़ी है, जब जाओगे तो मिलेगी। या कभी आपने स्कूल में एडमिशन लिया था तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट स्कूल ने ले ली थी, फिर आप उस स्कूल से मैट्रिक करके निकले, तो फिर अगर आप वापस लेना चाहते तो वो आपको वापस मिलनी थी। अगर नहीं ली तो इस दफा जाओगे तो ले लेना, ठीक है ना? ले लिए? अच्छा, बात समझ आ गई ना? ये लॉ कह रहा है 1/10 ऑफ अनएडजस्टेबल एडवांस शैल बी इंक्लूडेड इन इनकम। कौन सी इनकम? इनकम फ्रॉम। अच्छा जी, नाउ 10 साल पूरे हो गए, 11वें साल क्या होगा? वो कहते हैं बस अब इनकम खत्म, नो अमाउंट विल बी एडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आफ्टर 10 ईयर्स। अब 11वां साल, 12वां साल, 13वां साल, ये वाली अमाउंट तो आ रही होगी, ये तो आ रही होगी, ये आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि जितनी अमाउंट आपने रिसीव की थी 20 लाख, सारी टैक्स हो चुकी है। गवर्नमेंट ने आपका बर्डन कम किया। असल में 20 लाख पर पहले साल ही नहीं टैक्स लिया सारे का, 10% पर टैक्स ले लिया, किस्तों में टैक्स ले लिया, 10 इंस्टॉलमेंट बना के। लेना तो इस पर ही टैक्स था ना, इसे उसने कहा था ये इनकम है, तो अब तो सारी इनकम पे टैक्स लग गया। अब 11वें साल क्या करें? कुछ भी नहीं। 12वें साल क्या करें? कुछ भी नहीं। 13वें साल क्या करें? कुछ भी नहीं। पहली बात समझ आ गई? अब यार 2-3 कंप्यूटेशन होनी है, जरा तवज्जो रखनी है आप। अगर टेनेंट 10 साल तक रहा तो 10 साल के बाद ऐड होना बंद हो गया, पहला उसूल आ गया। अगर टेनेंट 10 साल नहीं रहा, 3 साल के बाद छोड़ के चला गया, अब क्या उसूल लगेगा? ठीक है ना? पहला उसूल एक और समझें। मैंने तो पहला साल पूरा रेंट पर दिखा दिया, ठीक है ना? मल्टीप्लाइड बाय 12 बता रहा है कि पूरा साल बिल्डिंग रेंट पर रही। फर्ज करें ये बिल्डिंग 4 महीने ही रेंट पर रही होती, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 करते हैं। ऑब्वियस ही बात है, जितने अरसे बिल्डिंग किराए पे दी है भाई, उतनी इनकम में जाएगी ना। अब ये कितनी जाएगी? रेंट तो टाइम अपोर्शन हो गया, लेकिन लॉजिक कोई नहीं है। लॉजिक टैक्स में किसी भी सब्जेक्ट में जब लॉ की बात हो रही है तो लॉजिक कोई नहीं है। देखना है लिखा क्या है। कहता है भाई रेंट जितने अरसे बिल्डिंग किराए पर गई है उसका लेंगे। कहता है जी एडवांस। कहता है वो हम पूरा ही लेंगे। ओके, एडवांस पूरा ही लेंगे, ये 2 लाख का 2 लाख ही जाएगा। कहता है ये तो बड़ी ज्यादती है। कहता नहीं यार, वो जैसे अकाउंटेंट सोचते हैं ना, अब हम वैसे ही सोच रहे हैं। वैसे तो हमारी टैक्स वालों की अकाउंटेंट से लड़ाई है, क्योंकि हमारी एग्जिस्टेंस अकाउंटेंट्स के इख्तलाफ के साथ है। कहते लेकिन यहाँ हमें ना अकाउंटेंट अच्छा लग रहा है। वो क्या करता था? फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। तो जिस साल ये छोड़ के जाएगा ना, तुम उस साल ऐड ना करना।
हाँ उसने तो यार टेनेंट की तो कोई चक्कर ही नहीं है ना, उसने आते हुए आपको 20 लाख दिया है, जाते हुए आपसे 20 लाख लेना है, अगर उसने बिल्डिंग में कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रखी तो उसकी टैक्सेशन नहीं जिक्र हो रही है इस वक्त, सिर्फ किसकी जिक्र हो रही है, लैंडलॉर्ड की जिक्र हो रही है, ऑनर ऑफ द बिल्डिंग की जिक्र हो रही है इस वक्त। अच्छा ये बात समझ आ गई आपको? जरा फिर सुने, क्या दूसरा केस क्या बना है कि अगर साल के दरमियान में एडवांस आया तो आने वाले साल में फुल ले लेंगे, और जिस साल ये टेनेंट जाएगा और हो सकता है 8 महीने के बाद छोड़ के जा रहा हो, उस साल में नहीं लेंगे। बिल्कुल वैसे ही सोच रहे हैं जैसे अकाउंटेंट सोचते हैं, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। इनकम में ऐड नहीं करेंगे, इनकम में, जब इनकम में ऐड नहीं करेंगे तो टैक्स भी नहीं लेंगे ना। जैसे यहां हमने 14 लाख की इनकम बना रखी है, यहां हमने 15,20,000 की इनकम बना रखी है, फर्ज करें इस साल ये जा रहा होता तो फिर ये 2 लाख ना आता। बात समझ आ गई? आने वाले साल में पूरा एडवांस ले लेंगे, टाइम पोर्शन नहीं करेंगे, रेंट पूरा नहीं लेंगे, पूरे साल का नहीं लेंगे, रेंट जितना आया है वही लेंगे। ये बात समझ आई है? ये फुल ले रहे हैं, इसका जिक्र हो रहा है, और जाने वाले साल में नहीं लेंगे। 2 उसूल आ गए हमारे पास। क्या पूछ रहे हैं? मेरे से पूछो। अच्छा जी आगे चलो। अब अगर तो उस साल कोई और किराएदार नहीं आया, जरा सिनेरियो बना ले, निकालें, कॉपी निकालें। आप तो ऐसे आए हो जैसे कोई मेहमान नहीं आए होते घर में। देखें जनाब, इधर इधर लिखते हैं, हम अपना सिनेरियो बनाते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। एक बिल्डिंग हमने रेंट पे दी है 1 जनवरी 2023 को, जिसका मंथली रेंट है एट द रेट ऑफ 2 लाख पर मंथ। एडवांस रिसीव किया है हमने 2 मिलियन। ठीक है, हम टैक्सेशन करना चाह रहे हैं डिफरेंट सालों की। एक टैक्स ईयर 2023 की करके देख लेते हैं, एक 2024 की करके देख लेते हैं, और फिर कहते हैं कि 2025 में इस बंदे ने 30 सितंबर 2024 को, मैं बताता हूँ यार, ठहर, वेकेट कर दिया था। ये टैक्स ईयर लिखे हुए हैं ना, तो मैं समझा देता हूं। और रेंट इंक्रीज हो रहा था 10% पर एनम। ठीक है, और साथ लिखा हुआ है नो न्यू टेनेंट, कोई नया बंदा नहीं आया इस साल। अब 1 बाई 1 करते हैं तो फिर समझ आनी शुरू होगी। पहले हम टैक्सेशन करते हैं कौन से साल की, 2023 की। कब रेंट पर गई बिल्डिंग? 1 जनवरी 2023, पूरा साल नहीं रही। हमने नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो करना है ना सब लोगों ने, हमने हिसाब तो देना 30 जून तक का। तो जब हमने टैक्स ईयर 2023 का हिसाब दिया तो हमने लिखा कि भाई रेंट कितने अरसे का है, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6, 12 लाख रुपया। एडवांस 1/10 ऑफ 2 मिलियन, 2 लाख। बात समझ आई है? ये प्रोविजन पढ़ रहे हैं, हैं? नहीं ये नहीं मैंने कहा, मैंने नहीं ये कहा, कोई और भी है, वादे कहीं और से भी आ रही हैं इधर से। मैंने कहा था फुल ईयर इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, पहले साल पूरा ले लेंगे। यानी
ये नहीं कहेंगे कि यार अगर किराया 6 महीने का लिया है तो एडवांस भी 6 महीने का लो ना, ये नहीं कहेंगे। एडवांस 1/10 ही ले लिया, पूरा ही ले लिया। यानी अगर इधर ऐसे समझे, अगर ये बिल्डिंग पूरा साल किराए पर रहती तो फिर ये 12 लाख की बजाय 24 लाख होना था, तब भी इसने 2 लाख ही होना था। ये 6 महीने पर रही है तब भी, इसको कह रहे हैं फुल इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। इसको टाइम अपोर्शन नहीं किया, रेंट को टाइम अपोर्शन किया है। ये बात क्लियर हो गई? कौन सा साल था? 2023। आ गया 2024। रेंट बढ़कर कितना हो गया? आमतौर पर रेंट कब बढ़ता है? साल बाद। तो साल तो नहीं हुआ, हमारा टैक्स ईयर हुआ है ना। इसका मतलब है अभी अगले 6 महीने तो रेंट, क्योंकि 1 जनवरी को पड़ा है ना, 1 जनवरी को पड़ा, तो पहले 6 महीने रेंट क्या रहेगा? 2 लाख ही रहेगा, और फिर हो जाएगा 2,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 6। ये बात समझ आ गई? क्योंकि रेंट तो साल बाद बढ़ना है ना, तो साल बाद बढ़ेगा तो साल पूरा होगा तो बढ़ेगा। वो तो इनकम टैक्स वालों ने कहा कि जून तक का हिसाब अलग बताओ, तो हमें बताना पड़ गया। तो टोटल रेंट कितना आ गया जी? हाँ, टैक्स ईयर तो कह रहा है ना कि जून तक का हिसाब अलग बताओ भाई। किराए पर बिल्डिंग चढ़ी थी 1 जनवरी को, हमने कहा था यार साल बाद 10% टैक्स वो किराया बढ़ाएंगे, उसे जून जुलाई में कहें जी आपका किराया बढ़ गया, कहेगा दिमाग खराब हो गया, अभी तो 6 महीने हुए मुझे। कह रहे यार नहीं देखो टैक्स ईयर हो गया पूरा, कह रहा तो टैक्स ईयर गया बाढ़ में, मेरी आपकी तो बात साल की हुई है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अगली दफा पहले 6 महीने का रेंट ये है और अगले 6 महीने का, तो टोटल कितना बन गया? 26,40,000। एडवांस कितना आएगा? 2 लाख। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? 25-20 आया था, तो 26 किसने बताया? चलो जी, तो ये फिर 27, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? टैक्स ईयर 24। अब हम एंटर हो गए टैक्स ईयर 25 में, लेकिन उसने 30 सितंबर को खाली कर दिया। कितने महीने रहा? हाँ, जुलाई से गिनने महीने, 3 महीने, 3 महीने रहा ना। इस साल में वो कितने अरसा रहा हमारे पास, और अब किराया कौन सा चल रहा है? 2,20,000 वाला चल रहा है। तो भाई ये आ गया 2,20,000 ज़रब 3 जी, जुलाई अगस्त सितंबर 1 2 3। ओ भाई कैलेंडर ईयर से तो काम ही नहीं होता टैक्स में, टैक्स ईयर लेके चलना है ना। कोई बात नहीं, कोई बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? 3 महीने रहे। रेलिवेंट किराया कौन सा है? 2,20,000, क्योंकि किराया तो बढ़ना था 1 जनवरी को जाके, 1 जनवरी को बढ़ना था ना किराया, तो किराया था 2,20,000 ज़रब 3। क्या आंसर आ गया? 6,60,000। एडवांस कितना आ गया? बस ये बात समझाने के लिए तुमने ये वो बात हो रही थी कि आने वाले साल में पूरा एडवांस ले लेंगे और जाने वाले साल में कोई एडवांस नहीं लेंगे। नोट कर लें सारा जी। सर अगर 31 जुलाई को चला जाए अनएक्सपेक्टेडली बगैर बताए, ओ यार बगैर बताए तो कैसे चला जाएगा?
खत्म करना चाहिए और कि मैं 31 जुलाई को खत्म करूँ, या फिर इसमें हाँ, अगर 31 को ऐसे ऐसे सोचे ना, 31 जुलाई को खत्म किया तो कितना अरसा रहा? 1 महीना। तो 1 महीने का 2,20,000 आएगा, ये नहीं आएगा। ये जो मल्टीप्लाइड बाय 3 हो रहा है, ये मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा। नहीं, अभी तो सिर्फ इनकम की बात हो रही है, अभी तो जितना पड़ा है उसकी बात हो रही है ना, इस पर भी टैक्स नहीं लगना। इधर तवज्जो करें, जरा इधर तवज्जो करें, इस अमाउंट पर टैक्स नहीं लगना। अभी डिडक्शंस भी तो आनी है ना, खर्चे भी तो माइनस होने हैं। अभी खर्चे तक हम पहुंचे नहीं हैं, हमने जितना पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि न्यूमेरिकली बात समझ आए। इस साल में इतनी इनकम है, टैक्स इस पे नहीं देना, टैक्स से पहले तो खर्चे में। आप ऐसे समझे अपने वही अकाउंटिंग पढ़कर आए तो मैं उसी तरह की लैंग्वेज यूज कर लूं। अभी सेल कैलकुलेट हुई है, कॉस्ट तो माइनस होनी है इसमें से। पहले साल की इनकम ये, दूसरे साल की ये, तीसरे साल की ये। बात समझ आई है जी? 10वां हिस्सा जितनी हम, नहीं ये 200,000 नहीं है, कहाँ 200,000 है? जाने वाला ईयर है, इसमें चाहे 1 माह रहे या 11 माह। हाँ जी, क्या 30 जून को भी चला जाए तो जाने वाले साल में कुछ ऐड नहीं। इधर देखें, इधर देखें, जाने वाले साल में 30 जून को भी अगर ये खाली करता तो उसका फर्क सिर्फ यहां आना था, मल्टीप्लाइड बाय 12 होना था, यहां नहीं आना। 1 दिन बाद जाए, 6 महीने बाद जाए, पूरे साल बाद जाए, जाने वाले साल में ऐड नहीं होना। आने वाले साल में पूरी अमाउंट ऐड होनी है। बात समझ आए? 25 वाले में ऐड नहीं होता, ऊपर वाली वैल्यू रहती है क्योंकि हमारा काउंटिंग है तो। हाँ, नहीं होना ना। अच्छा, एक बात फिर वापस आ जाए, अकाउंटिंग ईयर अब कहीं एग्जिस्ट नहीं करता जब आप कैफ 2 में आके बैठ जाते हैं। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट टैक्स ईयर, ठीक है ना? बात समझ आ रही है? अकाउंटिंग ईयर अब कोई चीज का नाम नहीं है इस क्लास में। हम हमेशा 30 जून की बात कर रहे हैं, हमें 30 जून तक का हिसाब देना है। यही तो, इसीलिए तो पहले टैक्स ईयर की डेफिनेशन पढ़कर आए हैं। कैसे छोड़ दिया? ये 23 था, मैं वैसे लिखता हूं, ये था 30 जून 2023, ये था 30 जून 2024, और ये हिसाब दे रहे हैं 30 जून 2025। ओ भाई, हिसाब तो 30 जून को ही देना ना। इस साल में अभी हमने अज्यूम किया नया किराएदार नहीं आया, इस साल में हिसाब तो हमने साल पर ही जाकर देना है। इस साल में 3 महीने हमारा घर किराए पर रहा, क्योंकि इस साल किराएदार चला गया था, एडवांस ऐड नहीं हुआ। 2025 के साल में 6,60,000 का रेंट आया हमें, तो कौन सा साल छूट गया बेटा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये जरा ऐसे होना ही है एक आध दिन अभी। हाँ जी बेटा पूछो। सर 30 सितंबर 2024 जो भी है सर, ये तो 2024 है सर। 30 सितंबर 2025 मतलब उसका जो जिधर हमने कैलकुलेट किया सर, ये तो 2026 के टैक्स ईयर में नहीं आना। नहीं, मैंने बड़ा मुहतात होकर लिखा था। मैं बताता, मैं ये देखें, ऐसे सुने, हमने टैक्स ईयर की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था 2 कैलेंडर ईयर के दरमियान में से कट के एक टैक्स ईयर बनता है। ऐसे ही है कि जिस तरह देख रहा है ना, उस हिसाब से मुझे वो डेफिनेशन खोल लेनी चाहिए। अच्छा जी, जरा 1 मिनट रुक जाए।
हाँ जी, वापिस आ जाओ। ये देखें, यहां पढ़ा था हमने ऐसे ही, ये 2021 था, ये 2022 था, इसमें से आधा स्लाइस उधर था, आधा स्लाइस इधर था, ये टैक्स ईयर था। ठीक है, अब जरा गौर करो, अब जरा गौर करो, हमने घर किराए पर कब दिया? 1/1/23। तो जो हमारा, बेटा खामोशी खामोशी, जो हमारा टैक्स ईयर पहला रहा वो उसूलन कहां से शुरू हुआ होगा? 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक, जो कि टैक्स ईयर कहलाएगा 2023। गलती से मैंने यही यहां लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है? इस बात को समझें, बड़ी अच्छी बात है, इसको हम डिस्कस कर लें एक दफा डिटेल में। इस बात को समझें, हमने कहा था टैक्स ईयर का मतलब क्या है, किस टाइम फ्रेम का हमने गवर्नमेंट को हिसाब देना है। ठीक है ना, हर जून पर उससे पिछले 12 महीने का हिसाब देना है, यही डेफिनेशन थी ना। इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30 जून। तो हमने यहां के बाद 30 जून का एंड देखा, तो इसी साल एंड आ रहा था ना, तो ये एंड हुआ, तो पता चला यहां से पिछले 12 महीने का हिसाब देना था। क्योंकि एग्जामिनर ने कोई डाटा नहीं और हमें दिया हुआ है, ये बिल्डिंग पहली दफा किराए पर गई है, वरना तो डाटा में बताया जाता कि इससे पिछले 6 महीने कौन किराएदार था। क्योंकि नहीं पता, इसका मतलब है सिर्फ यही किराएदार था। इसलिए इस साल के लिए हमने इनकम कितने अरसे की ले ली? 6 माह की, और एडवांस सारा ले लिया। सर सारा क्यों ले लिया? अभी तो पढ़कर आए हैं कि एडवांस सारा ले लेना। ओके होगी बात? अब आया एक सही वाला टैक्स ईयर जो आपको तंग नहीं कर रहा, टीज नहीं कर रहा, शरीफ बच्चा है, क्योंकि पूरा साल है ना। आप में से कोई बच्चा यहां बहस कर रहा है, कोई यहां कर रहा है, यहां कोई नहीं कर रहा, क्योंकि ये पीरियड ऑफ 12 मंथ पूरा था। उसमें भी 1/10 एडवांस आ गया। 2 बातें हो गई। अब ये टैक्स ईयर कब खत्म हुआ है? 30 जून 2024। अब अगला टैक्स ईयर शुरू हो गया, 25 शुरू हो गया। लेकिन ये शुरू ही हुआ तो 3 महीने बाद ही वो साहब चले गए। अब फिर क्योंकि कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब है इसके बाद कोई नया बंदा नहीं आया, आया होता तो भी एग्जामिनर बताता हमें। तो हमने कहा अच्छा, इसका मतलब ये हुआ इस साल में हमारा इनकम पे जो किराए पर जो घर रहा वो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने रहा, इसलिए हमने अब यहाँ 3 महीने ले लिए। ये 12 तो आपको समझाने के लिए लिखा था। डेट हमेशा कैलेंडर ईयर में ही लिखी होती है। फिर इधर आओ, फिर इधर आओ, फिर इधर आओ, कोई बात नहीं, ऐसे ही होना थोड़े दिन। डेबिट क्रेडिट में भी ऐसे ही हो रहा था शुरू में, अब आ गया। ये भी इंशाल्लाह 2 दिन बाद आ जाएगा, लेकिन एक दफा ये होना है। इधर आओ, ये वाला सितंबर इसी का जिक्र हो रहा है। ये कहां फॉल कर रहा है? कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 21 में फॉल कर रहा है, टैक्स ईयर के हिसाब से देखें तो यही वो बात है एग्जैक्टली। अच्छा, जब पढ़ रहे होते हैं ना उस वक्त तक नहीं बच्चों का एहसास होता कि टीचर क्या कर रहा है। इसीलिए ये तस्वीरें बना बना के आपको दी हुई थी, खाली जैसे नहीं दी हुई थी, बल्कि इसको ऐसे मूव करके दिखाया था कि यार ये देखो ऐसे साल शुरू हुआ है हमारा। तुम हल्का ले रहे हो मुझे। बात समझ आई है? तो ये मोशन भी किसी वजह से डाली हुई थी यहां पे। ये लो जी, 1 साल और आ गया। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो इस तरह कोई मसला नहीं है, 1-2 दफा हमें प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, एक इसका टोटका तो था, आपने उसको यूज नहीं किया। भाई टैक्स ईयर कौन सा चल रहा है, हमेशा देखना है जून कब आना है। यहां से कंफ्यूज ही नहीं होना, जून कब आना है, इस साल का तो गुजर गया है। आज तो तुमने
रोजे की ऐसी तैसी फिरवा दी। हाँ जी, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ओके, बात एक पढ़ी है सिर्फ अभी हमने। हम क्या सीख रहे थे कि जब कोई शख्स हमें नॉन एडजस्टेबल एडवांस दे देगा तो उसका क्या करना है। ला ने पहले एक मोटा उसूल बताया कि उसको इनकम बनाना है। उसने कहा ठीक है, हमें लगा पता नहीं शायद सारा पहले साल ही आ जाएगा। फिर ला ने उसकी बारीकी बताई। उसने कहा नहीं सारा एक दफ़ा नहीं, 1/10 इनकम बनाना है। हर साल 10वां हिस्सा डालते जाएंगे, 10 साल तक करेंगे, 11वें साल बस कर देंगे। 2 बातें हो गई। फिर हमें वही एहसास हुआ कि यार अगर टेनेंट साल के दरमियान में आया तो क्या करना है। तो लॉ ने कहा नहीं, दरमियान में आया कोई बात नहीं है, आपने एडवांस पूरा ही उठाना है। हमने कहा यार ये तो बड़ी ज्यादती है। उन्होंने कहा नहीं ज्यादती नहीं है, जब जा रहा होगा ना उस साल नहीं लेंगे, आने वाले साल में पूरा एडवांस ले लेंगे, जाने वाले साल में पूरा नहीं लेंगे तो कंपनसेट हो जाएगा। पता नहीं अभी आपने फिक्स एसेट पढ़े हैं कि नहीं, या अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट में ये पॉलिसी थी, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। अच्छा, अगर अभी पीआरसी में पढ़ी नहीं पढ़ी, पीआरसी में थी नहीं थी, अभी पढ़ लेंगे फिक्स एसेट आप थोड़े दिनों में, ठीक है ना। तो उस तरह से सोच रहे हैं। किस तरह से सोच रहे हैं कि भाई जिस साल टेनेंट आएगा पूरा एडवांस ले लेंगे, जब जाएगा उस साल नहीं लेंगे ताकि कंपनसेट हो जाए, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिकल हमने करके देखा कि यहां फुल ले लिया, ये तो था ही पूरा साल, यहां वो चला गया था, यहां नहीं लिया। रेंट हर साल पूरा नहीं, जितने महीने यहां रहा उतने का यहां इस्तेमाल हुआ था, जितने महीने यहां था उतने का यहां इस्तेमाल हुआ था। रेंट को नहीं ऐसे सोच रहे कि रेंट भी पूरा ही ले लेंगे जी, नहीं ऐसे नहीं सोच रहे। रेंट जितने अरसे रहा उतना एक्चुअल उठा रहे हैं, एडवांस एक्चुअल नहीं उठा रहे हैं, एडवांस 1/10 पूरा उठा रहे हैं और रिलैक्स भी 1/10 पूरा कर रहे हैं। जी ऑनर की, ऑनर ऑनर ऑनर, ठीक है। टेनेंट की तो इनकम है नहीं, उसका तो खर्चा है। हाँ समझ आ रही ना, टेनेंट का तो खर्चा है। जी बेटा, अच्छा जी, बिल्कुल। यानी अगर आप ऐसे कह रहे हो कि अगर ये शख्स कब रेंट आता, 1 जुलाई 2022, क्योंकि 23 का टैक्स ईयर है ना, ठीक है ना। तो अब ये कितना अरसा रहा, पूरा साल। तो फिर यहां मल्टीप्लाइड बाय 12 होता, ये तो ऐसे ही रहना था, अगला साल ऐसे ही रहना था। लेकिन अब अगले साल में दरमियान में चेंज नहीं आनी थी। रेंट की इंक्रीमेंट 2/20 होकर पूरे 12 महीने 2/20 ही रहना था। जरा थोड़ा सा कैलकुलेटिव माइंडेड होना है हमने अब। और वो जो आप सुना के आए ना, वो एक बहरहाल बिजनेस है ना, सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे होते हैं, सारा कुछ कर कि जी वो सर जाहिद तो प्रैक्टिस नहीं कराते जी, ये सुन रखा है अपने सारों ने, ठीक है ना। तो ये आप देखना कि प्रैक्टिस कितनी करनी है हमने। हर वो बात जहां न्यूमेरिक इन्वॉल्व होना है वहां मैंने न्यूमेरिकली आपको समझाना है, तो समझ आनी है ना कि तो पॉसिबल नहीं है कि हम इसे थ्योरेटिकल पर खड़े होकर पढ़ लेंगे, और ये पॉसिबल नहीं है कि हम खाली स्लाइड पर खड़े होकर पढ़ लेंगे। हाँ, स्लाइड का फायदा क्या है कि अभी हमें टैक्स ईयर लिंक करना पड़ा, हमने फौरन से खोल के वहां पहुंच गए। हम रोजाना पिछला सारा रिवाइज कर लेते हैं, ये उसका बेनिफिट है जो हम उठा रहे हैं। तो उससे कोई लिमिटेशन नहीं क्रिएट हो रही, बल्कि वैल्यू ऐड हो रही है। एक एक लाइन आपके सामने रीड हो रही है, एक एक चीज आपके सामने रीड हो रही है। लेकिन कोई न्यूमेरिक हमने ऐसे सॉल्व नहीं करना कि न्यूमेरिक का सोल्यूशन स्लाइड पे आएगा और आप देख रहे होंगे। नहीं नहीं, न्यूमेरिक तो ऐसे ही सॉल्व होने हैं ना। स्लाइड्स पे न्यूमेरिक का सोल्यूशन नहीं डिस्प्ले होना, सवाल डिस्प्ले होना है, कॉन्सेप्ट डिस्प्ले होना है, सेक्शन डिस्प्ले होना है। हमने उसको डिस्कस करना है,
फिर उसको आगे लेकर चलना है। तो आज के लेक्चर में जो कुछ हमने पढ़ा, सबसे पहले बात हमने पढ़ी कि किस तरह की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आती है। तो पता चला रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ ऑनर ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है ना। अच्छा जी, और साथ पता चला एंड इट इंक्लूड्स फॉरफिटेड डिपॉजिट। एक बात फिर देखा कि कौन सी इनकम यहां नहीं आती। दो बातें हमने निकाली यहां से। कौन कौन सी? फैक्ट्री बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, तो वो सारा ही रेंट चला गया यहां से, हेड ही चेंज हो गया पूरा ही। कहां चला गया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। फिर एक दूसरी बात आई कि अगर कोई हमने यूटिलिटी, एमिनिटीज या अलाइड सर्विसेज दी हुई हैं और उसके पैसे ले रहे हैं, तो खाली सर्विसेज के पैसे यहां से निकल गए हैं, सारी इनकम का हेड चेंज नहीं हुआ, रेंट उधर ही रहेगा। मसलन अगर इस बंदे से हम 10,000 रुपया सर्विसेज का ले रहे होते तो रेंट की सारी कैलकुलेशन ऐसे ही होनी थी, वो 10,000 उधर जाना था। क्लियर है ना बात? ये दो बातें होगी। फिर हमने कहा कि अगर इन रेंट के साथ एक अटैच बात है एडवांसेस, हमने कहा यार एडवांस दो तरह का हो सकता है, एक एडजस्टेबल और एक नॉन एडजस्ट। एडजस्टेबल तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाना है, वो तो कैश फ्लो है खाली, उसको देखने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि ये हेड अक्रूवल पर टेस्ट हो रहा है। बात सुने मैंने क्या बोली है? उसे इसलिए देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तो अक्रूवल बेसिस पर चल रहे हैं। हमने ये तो कहा ही नहीं कि ये रेंट रिसीव हो गया है कि नहीं हो गया, बिकॉज रेंट इज टैक्स्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। क्लियर होगी बात? उसने कहा फिर दूसरा एडवांस की बात हो रही है, वो कौन सा है? नॉन एडजस्टेबल एडवांस, यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब ये लॉ ने एक ज्यादती की कि जो अमाउंट मेरे पास एज अ सिक्योरिटी थी उसको भी मेरी इनकम बना लिया। क्योंकि लॉ ने इनकम बना दिया तो मुझे बनाना पड़ गया। भाई गवर्नमेंट से साथ तो नहीं लड़ सकते, हमको इमरान खान थोड़े, ठीक है ना। तो जो कह रहा है टैक्स, हमें वो टैक्स देना पड़ गया। अगर इसे बारीकी में कभी देखें तो ये तो बड़ी ज्यादती है भाई, ये तो पैसे मेरे पास अमानत के तौर पे पड़े हैं, मैंने तो वापस कर देने हैं। लेकिन इसकी लॉजिक क्या है, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो फिर लॉजिक भी डिस्कस करेंगे कि क्यों गवर्नमेंट ने ऐसा किया। लेकिन 12 लॉ में लिखा हुआ है। अब उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन आ गई, क्या जी, क्या ये सारी इनकम एक ही उसमें ले लेनी है? कहते नहीं, 1/10 ऑफ एडवांस विल बी एडिड इन योर इनकम। 10 साल तक ऐड होता रहेगा अगर टेनेंट चेंज नहीं हो रहा, फिर 11वें साल से ऑनवर्ड ऐड होना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर टेनेंट पहले ही चला गया तो फिर लॉ ने कहा कि आने वाले साल में पूरा ऐड कर लेंगे और जाने वाले साल में कुछ ऐड नहीं करेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा, लेकिन आपने रोज़ाना का काम रोज़ाना करना है। दो बातों के ऊपर गौर करना है हमने। नंबर 1, आपको स्टडी कैलेंडर आ गया होगा ग्रुप्स में। हमारा टेस्ट डे कौन सा है? नहीं, टैक्स का किस दिन है? सैटरडे। इसका मतलब है अगले सैटरडे को हमारा टेस्ट हो रहा होगा, ठीक है ना। आपको पता है, अब आप खैर पीआरसी से भी आए हैं, शायद अभी इतना ना पता हो, कैफ में टेस्ट हमारा फिजिकल हो रहा होता है, जाहिर ऑनलाइन तो नहीं हो रहा होता, एमसीक्यूज बेस्ड तो नहीं है ये सारा पेपर। आप टेस्ट रूम में जाते हैं, टेस्ट रूम ओपन हो जाता है सुबह 8 बजे, आजकल रमज़ान है तो शायद 4 बजे तक की टाइमिंग होगी। तो 4 बजे के दरमियान आपने अपनी कन्वीनियंस से किसी भी वक्त खुद टेस्ट देने जाना है। जो आपका गैप है, जो आपका वो है, उस टाइम में आपने ऊपर जाकर टेस्ट देना है। वहाँ से वो टेस्ट कंपाइल होता है, उसकी अटेंडेंस मेंटेन हो जाती है, वो हमारे पास आ जाते हैं। नेक्स्ट डे जब आप क्लास में आते हैं, यानी सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, तो मंडे की क्लास में बाहर एक फिल्टर लगा हुआ होगा, वो तो लगा ही हुआ है। वो क्या होगा, जिसने टेस्ट दिया हुआ है वो क्लास में एंटर होगा, जिसने नहीं दिया वो क्लास में एंटर नहीं होगा। टेस्ट कंपलसरी एक्टिविटी है, ऑप्शनल एक्टिविटी नहीं है।
ठीक है, इसलिए यहीं से हमने साथ साथ पढ़ना शुरू करना है इंशाअल्लाह ताला। कल मुलाकात होगी, यहाँ से आगे चलेंगे।